जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में एटमॉस्फेयर के जो स्ट्रक्चर है यानी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन पर बात करेंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी, वैसे तो बेसिक बुक्स के अंदर भी ये कवर्ड है बट 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर डिटेल से ये दिया गया है। चैप्टर 8 है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहीं से इसे कवर कर लेते हैं, इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलते हैं जिनकी डेंसिटी वेरी करती है, चेंज होती है और तापमान में भी बदलाव देखने को मिलता है। अगर बात करें डेंसिटी की तो अर्थ के सरफेस में जो नियर में देखने को मिलेंगे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, वैसे ही जो डेंसिटी है वो घटती जाएगी। देखिए, जो एटमॉस्फेयर का कॉलम है ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है और ये 5 लेयर कौन कौन से हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। दोस्तों, सिविल सर्विसेज से लेकर हर परीक्षा में ये लेयर का क्रम आपसे पूछ ले आता है, तो इसे ऐसे याद रखिए। एक निमोनिक है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। यहाँ से आप निकाल सकते हैं TR से ट्रोपोस्फेयर, ST से स्ट्रेटोस्फेयर, ME से मीजोस्फेयर, IN से आयोनोस्फेयर और TH से थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में एग्जाम से एक्सोस्फेयर। तो इस निमोनिक का इस्तेमाल करके, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, इस निमोनिक का इस्तेमाल करके काफ़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जो ट्रोपोस्फियर है ये लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर और पोल्स में ये 8 किलोमीटर की हाइट की देखने को मिलेगी और इक्वेटर में 18 किलोमीटर तक। ना सवाल ये उठता है कि इक्वेटर में इसकी हाइट ज़्यादा जबकि पोल्स में कम, ऐसा क्यों? तो देखिए, जो ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस है ये इक्वेटर में ज़्यादा इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि हमें पता है इक्वेटर में हीट ज़्यादा होता है। इसके कारण ज़्यादा हाइट तक कन्वेक्शनल करंट, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट देखने को मिलती है और इस तरीके से यहाँ पे जो थिकनेस है वो एयर की वो ज़्यादा होती है क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे सतह गर्म होगी वहाँ पे हवा की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि हवा गर्म हवा ऊपर उठेगी। दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर अगर आप देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सारे क्लाइमेट और वेदर में जितने भी चेंजेस हैं ये सभी इसी लेयर में देखने को मिलते हैं। और जो टेम्परेचर है, ऊंचाई बढ़ने पे प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पे 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान घटती जाती है और सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज मेंस GS पेपर 1 का है। 17th नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर है एटमॉस्फेरिक लेयर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लेयर है जिसमें सारे वेदर प्रोसेसेस डिटरमाइन होते हैं। कैसे होते हैं इसे आपको 250 वर्ड्स में लिखना था। 15 मार्क का ये क्वेश्चन था और इस तरीके से देख सकते हैं आप, तो मेन्स में भी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है इस टॉपिक की। तो ये देखिए ट्रोपोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से, जो कि दूसरा लेयर है, उससे जो अलग करता है वो है ट्रोपोपोज। तो ट्रोपोपोज के विषय में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। अब यहाँ पे जो एयर टेम्परेचर है ट्रोपोपोज में वो -80 डिग्री सेल्सियस तक भी इक्वेटर में देखने को मिलेगी और पोल्स में -45 डिग्री सेल्सियस तक। तो बहुत ही कम टेम्परेचर है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नियरली कांस्टेंट होती है, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है और इसी कारण से इसे ट्रोपोपोज कहा जाता है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये ट्रोपोपोज के ऊपर देखने को मिलता है और इसकी हाइट लगभग 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें अगर स्ट्रेटोस्फेयर के तहत, तो ओजोन लेयर देखने को मिलता है। देखिए, ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ओजोन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। हमें पता है ओजोन लेयर के विषय में कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और लाइफ को बहुत इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, 90% से ज़्यादा का कंसंट्रेशन ओजोन लेयर का स्ट्रेटोस्फेयर में ही देखने को मिलता है। बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, तो आप इसे ऐसे ध्यान रखिए कि जो सेकंड लेयर है उसमें ओजोन लेयर देखने को मिलता है। और ये निमोनिक तो आपको याद रह ही जाएगी, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम वाली। तो यहाँ से आप आसानी से याद रख लेंगे इसके क्रम को। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर के भी ऊपर वाली लेयर मीजोस्फेयर कहलाएगी, जो कि 80 किलोमीटर तक फर्दर एक्सटेंडेड होगी। इस लेयर में अगेन टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है हाइट बढ़ने के साथ साथ, और -100 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है 80 किलोमीटर की हाइट पर। अब देखिए जो अपर लिमिट है मीजोस्फेयर की, उसे अगेन मीजोपोज कहते हैं, जैसा कि हमने ट्रोपोपोज के केस में देखा था। यहाँ पे जो आयनोस्फेयर है वो 80 टू 400 किलोमीटर के बीच एबव में देखने को मिलेगा मीजोस्फेयर में। तो आयनोस्फेयर के बारे में ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिसे आयंस कहते हैं, वो देखने को मिलता है आयनोस्फेयर में, इसलिए इसका नाम पड़ा आयोनोस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए जो रेडियो वेव्स है जो कि अर्थ में ट्रांसमिट किया जाता है, अर्थ से ट्रांसमिट किया जाता है, वो अगेन रिफ्लेक्ट होता है अर्थ में किस लेयर के तहत। तो आपको ध्यान रखना है कि आयनोस्फेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस देखने को मिलते हैं, इसलिए रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन भी आयनोस्फेयर के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है। राइट, इस तरीके से याद रखना काफ़ी सरल है। अगेन यहाँ पे हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, थर्मोस्फेयर के भी ऊपर, वो कहलाती है एक्सोस्फेयर। ये तो हाईएस्ट लेयर है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानकारी हमारे पास है। जो भी हो, लेकिन ये एक्सट्रीमली रेरिफाइड लेयर है और ये ग्रेजुअली मर्ज कर जाती है आउटर स्पेस के साथ। देखिए सारे ही जो एटमॉस्फेयर के लेयर है, इनका कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हमारे ऊपर पड़ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट 2 लेयर है एटमॉस्फेयर के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। दोस्तों नाउ अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा अर्थ के एटमॉस्फेयर का पार्ट 70% ऑफ टोटल एयर कंटेन करता है। तो बहुत आसान सवाल है ये। जो हमारा फर्स्ट लेयर है कौन सा, ट्रोपोस्फेयर, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर ऑप्शन 4 के तहत है। तो जैसा कि हमने बात की, सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, सारे वेदर फेनोमिनाज, ये सभी ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलता है, जो कि अर्थ के सरफेस से पहला लेयर है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस में पूछा गया है, आपको वर्टिकली बताना है सरफेस से बढ़ता हुआ क्रम अर्थ के लेयर का। तो हमें पता है सबसे पहले कौन सा आएगा, ट्रोपोस्फियर। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, राइट। यानी सबसे पहले ट्रोपोस्फियर कहाँ पे है, 2 पे, और फिर स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। उसके बाद मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। यानी हमारा आंसर क्या होगा, 2 3 1 4। हमारा आंसर होगा 2 3 1 4। तो इस निमोनिक से आप काफ़ी आसानी से बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगेन आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है वर्टिकल स्ट्रक्चर का, लोअर टू हायर, यानी ऊपर नीचे से ऊपर की क्रम में। तो नीचे से ऊपर का क्रम हमें क्या पता है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो ये देखिए ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, यानी ये बिल्कुल सही है। और बाकी चेक कर लेते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर से स्टार्टिंग है, ये दोनों तो गलत है। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, लेकिन थर्मोस्फेयर और उसके बाद मीजोस्फेयर कह दिया गया, तो ये भी गलत है, क्योंकि पहले मीजोस्फेयर आता है। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ओके। तो लास्ट में थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लेयर होमोस्फेयर में इंक्लूडेड नहीं है। देखिए अर्थ के लेयर्स को ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर में। तो होमोस्फेयर में तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये 3 लेयर को आप शामिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर वाले में जैसे हमारा आयोनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सभी चीज़ें हेट्रोस्फेयर का पार्ट कहलाएंगी। तो जो निचले 3 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, ये सभी तो होमोस्फेयर का पार्ट है, लेकिन आयनोस्फेयर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आयनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन पूछी जा रही कहाँ पे है। तो हमें पता है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, सेकेंड लेयर में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है अर्थ की सबसे सामने की एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सी है। तो हमें पता है कौन सी, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर सेकेंड पे आएगी स्ट्रेटोस्फेयर। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। हिंदी में वैसे इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ की लोएस्ट लेयर पूछी जा रही है, तो हमें पता है ट्रोपोस्फियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट सीक्वेंस जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया, सिविल सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस, हर एग्जाम में पूछ लिया आता है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर आएगा, बट ये तो गलत है। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो, हाँ ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए इसलिए मैंने आपको ये निमोनिक बताई है, इससे काफ़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं, राइट। और सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर होगा, और सेकेंड लास्ट पे थर्मोस्फेयर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है ज़्यादातर जो ओजोन गैस है वो किस एटमॉस्फेरिक लेयर में है। तो बहुत बार हमने ये कर लिया, स्ट्रेटोस्फेयर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन लेयर की डिप्लेशन मेजर फेनोमिना है, तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रेटोस्फेयर के तहत होगी, जो कि सेकंड लेयर है, क्योंकि ओजोन लेयर जो डिप्लीशन है, क्योंकि ओजोन लेयर तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में ही मौजूद है, जिसका क्षरण हो रहा है, जो डिप्लीट कर रहा है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के तहत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज का है। अगेन आपको लेयर्स दिए गए और करेक्ट सीक्वेंस लगाना है, तो मतलब सेम ही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करके पूछ लिया जाता है। तो ट्रस्ट मी, ओके, यानी यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर और सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस का पूछा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के विषय में बताना है आपको। पहले में कहा जा रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है अल्टीट्यूड के साथ, तो इसे हमने कवर किया है। तो सबसे पहले हमने बात की ट्रोपोस्फेयर की, जिसमें जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस के रेट से घटता जाता है प्रत्येक 165 सेंटीमीटर हाइट बढ़ने पर। और जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से जो जोन अलग करता है वो ट्रोपोपोज कहलाता है। और जो ट्रोपोपोज में जो टेम्परेचर है वो -80 तक देखने को मिलती है इक्वेटर में, और पोल से -45 तक, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नियरली कांस्टेंट होती है, तभी तो इसे ट्रोपोपोज कहा जाता है। और नियरली कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्म टेम्परेचर कहते हैं। इसके बाद हमने मीजोस्फेयर की बात की, जहाँ पे टेम्परेचर अगेन गिरता जाता है और घट घट के -100 तक पहुँच जाता है। तो इस तरीके से ये सबसे कम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा मीजोस्फेयर के अपर लेयर में। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ, मीजोस्फेयर में टेम्परेचर घटता है हमने देखा, और सबसे कम टेम्परेचर इनफैक्ट हो जाता है अपर पार्ट ऑफ मीजोस्फेयर में, जो कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, -100 तक। और चौथे में कहा जा रहा है जो ट्रोपोपोज है एक आइसोथर्मल जोन है। आइसोथर्मल का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर सेम होती है, तो हमने देखा कि ट्रोपोपोज में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होती है। तो इस तरीके से हमारे चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस 2017 में पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है स्किन कैंसर जनरली कोज्ड होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कारण। तो हमें पता है कि हाँ, यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, जिससे स्किन कैंसर और भी बहुत सारे स्किन डिजीज होती हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो एलो करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ में एंटर करने के लिए, जो कि सन से आती है। ये तो बिल्कुल गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर तो इनफैक्ट रोकता है जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण धरती तक पहुंचती है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है। अगला सवाल देखिए, सिविल सर्विसेज में काफ़ी पहले पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर का कौन सा जो लेयर है वो रेडियो वेव्स के डिफ्लेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हमें पता है कि कौन सा लेयर है वो आयोनोस्फेयर, ओके, क्योंकि आयोनोस्फेयर में आयंस देखने को मिलते हैं और चार्ज्ड आयंस जो है वो ही रेडियो वेव्स के डिफ्लेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन डी, आयोनोस्फेयर। ये भी अगेन सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। अ लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आइनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। ओके, तो इस क्यों ऐसा होता है? पहले में कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंस है ओजोन की, इससे रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है अर्थ में। दूसरे में कहा जा रहा है जो रेडियो वेव्स है वो जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल गलत है। हमें पता है कि ओजोन के प्रेजेंस से रेडियो वेव्स का नहीं, बल्कि हमें पता है कि आइनोस्फेयर में ऐसा होगा रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट तो गलत है। और साइंस वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि रेडियो वेव्स और जो बाकी वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ का क्या क्रम होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 ओनली, क्योंकि पहला तो गलत है, ओजोन की प्रेजेंस की बात नहीं की जाती, बल्कि आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्शन होता है रेडियो वेव्स का। और सेकेंड बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉप्सन यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमें पता है डॉप्सन यूनिट, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। तो डॉप्सन यूनिट ओजोन लेयर की थिकनेस मापने के लिए होता है। और जैसा कि हमें पता है कि ओजोन लेयर की थिकनेस घट रही है, बहुत सारे ओजोन होल्स भी देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओजोन लेयर में जो होल की फॉर्मेशन है वो कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? ये भी अगेन इजी क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन के ही संबंध में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बात सही नहीं है। ये CDS 2020 का क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जो ओजोन है वो 15 to 55 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। दूसरे में कहा जा रहा है ओजोन जो है वो गैसियस केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होती है।
तीसरे में कहा जा रहा है 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है ओजोन लेयर की प्रिजर्वेशन के लिए, यानी ओजोन संरक्षण दिवस। और चौथे में कहा जा रहा है जो ओजोन है वो ऑक्सीजन का एक फॉर्म है जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम बाउंड होते हैं साथ में और ओजोन बनाते हैं। देखिए ए, बी और डी बिल्कुल सही है। हम लोग बात करेंगे ओजोन के फॉर्मेशन की, उस टाइम पे देखेंगे कि हाँ 3 ऑक्सीजन के मिलने से ओजोन बनता है, O3 इनफैक्ट। और देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, 16 नवंबर नहीं बल्कि 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए और ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है हमारी उसके तहत इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।